पाँचवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। जो सूचनाएँ मिल रही है कि बिहार के जो 5 लोकसभा क्षेत्र थे, जिसमें करीब 2-3 सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट है। एक हाजीपुर का सीट है, एक जो है वो सारण का सीट है और एक जो है वो उसमें मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण सीट मधुबनी है। आज मधुबनी की सीट के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उस चुनाव के बाद वहाँ की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। राजद के जो है वो प्रदेश सचिव हैं, महासचिव उमेश राय जी हैं, जो जाने-पहचाने चेहरे हैं, और हमारे जदयू के राज्य परिषद सदस्य हैं एजाज अख्तर खां उर्फ रूमी खां। तो इन लोगों से हमारे पत्रकारों के 4 मित्र, एक तो राजनीति विश्लेषक है सैयद शाहनवाज अहमद, इनसे भी समझना चाहेंगे कि इन्होंने मधुबनी के चुनाव को जो बड़ी नज़दीक से देखा है। तो हमारा जो सवाल है एक-एक करके सर आप लोगों से होगा। दावे तो किए जा रहे हैं कि भाई मधुबनी में दोनों पक्ष से दावे आ रहे हैं। आपके इंडिया महागठबंधन से भी दावे आ रहे हैं कि फातमी साहब जीत रहे हैं, और उनके जो है वो डॉक्टर अशोक कुमार यादव की तरफ से भी दावे आ रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। हालाँकि जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, वहाँ के जो पत्रकार है स्थानीय, उनसे जो हमारी बातें हुई हैं, हमारी टीम के लोगों ने बातें किया है, तो उन लोगों ने कहा कि जो वोटर साइलेंट है, और इस स्थिति में कुछ भी कहना, चूँकि हम लोग जितनी बातें करेंगे वो संभावनाओं की बात होगी। संभावनाओं पे ही हमारा जो ये चर्चा चलेगा, कोई भी यानी कि तथ्य, कोई भी साक्ष्य ऐसे नहीं मिल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? हम आपकी राय जो है वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में आप जाने जाते हैं। आपकी क्या राय है मधुबनी लोकसभा को लेकर के, जो आपने अभी तक फीडबैक लिया है? अभी वर्तमान समय में सिर्फ मधुबनी की चर्चा ही कर रहे हैं आप। मैं पूरे बिहार की बात करना चाह रहा हूँ। इस बार आम आदमी चुनाव मैदान में, जंग मैदान में अपना निर्णय कर लिया, और जहाँ पार्टी नहीं भी पहुँचा, कोई प्रचार नहीं पहुँचा, प्रचार की गाड़ी नहीं पहुँची, पर्चा नहीं पहुँचा, कैंडिडेट नहीं पहुँचा, वर्कर नहीं पहुँचा, या पिछले चुनाव में दूसरे सोच में थे, उनको लगता था कि शायद ये देश बचाने वाले लोग हैं, इन्हीं के साथ रहना चाहिए, देश का भविष्य सुरक्षित इनके हाथ में है। ये सारी धारणाएं बदल चुकी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से भी आगे है आवाम। अब मिसाल के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक पिछले चुनाव के दिन लोग कहता था कि अहाँ सब के उम्मीदवार जो है से हिन्नू नहीं भेटल, हिन्नू उम्मीदवार रही, वो दलित है। वो हमसे पूछ रहा, हम ही से कह रहा था। ये लोकसभा, मधुबनी लोकसभा की बात है आपकी? हाँ। अच्छा। तो वो कह रहा था कि नहीं, दरभंगा लोकसभा की बात में बता रहा था। तो कहा कि हिन्नू नहीं भेटल। और इस बार जिस दिन वोट के लिए गए तो मालूम हुआ कि लाइन लगाए हुए 250-300 महिलाएं और जो पुरुष भी हैं, वही दलित लोग हैं, वो आगे है। पूरा वोट पड़ा है, तो ललटेन के दौरा लिए। हमने पता किया कि आखिर ऐसी बदसा बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि ये 400 पार का जो गाना गा रहे थे, ये आम आदमी में, खास करके दलित और पिछड़े वर्ग के बीच में ये बात समझ में आई, ये रहेंगे तो संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण को बदल देंगे, ये रोजगार खत्म कर देंगे, ये स्वास्थ्य शिक्षा को बर्बाद कर चुके हैं, करेंगे नहीं, ये बर्बाद कर चुके हैं। तो इनके रहने से देश असुरक्षित है, और देश में खास करके ये नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 10 वर्षों में 150 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर के, और सर ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। मधुबनी हम समझ रहे हैं, हमारे चूंकि डिबेट हमारे 3 पत्रकार मित्र आपका सवाल आएंगे जी, मुद्दे पे हमें आना है। मधुबनी लोकसभा की बातें मुझे बताइए। परिवेश में मैं बात जी बोलो। कोई अलग अदरवाइज में नहीं बात जी बिल्कुल। उसी परिवेश में ये बात हम आपसे बता रहे हैं कि जो आवाम थी, जहाँ मैं बता रहा था, जहाँ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुँचे, हमारा प्रचार नहीं पहुँचा, वहाँ के लोगों के जो उत्साह देखा मैंने, या जहाँ भी नहीं गए वहाँ से पता किया लोगों ने कि लंबी कतार है। जहाँ पर हमारे यहाँ पिछले बार जो आप लंबी कतारों के आधार पे कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट जीत रहे हैं, या और भी कोई आपके पास ऐसे प्रमाण है? अभी प्रमाण ये है जी कि जो वोटर वोट डाल के आया है और उनसे पता किया है जी कि भैया कहाँ वोट पड़ रहा है, तो वो बता रहे हैं कि हमको इस बार मोदी को हटाना है, हमको हटाना, ये नया ये यहाँ पर जो देश की परिस्थिति के लिए, अगर नहीं हम एक बूथ पर, अगर एक वोट अगर हमारा बदलाव नहीं होगा,
तो ये देश बचने वाला चलिए हम सर से लेते हैं। सर, आप जदयू हैं, एनडीए के घटक दल हैं, आप महत्वपूर्ण करिए। देश सही में खतरे में है? जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है? कोई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरा किस आधार पर लोग कह रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जहां तक आपका जो आज के डिबेट का मुद्दा है, मधुबनी लोकसभा जी बिल्कुल के लिए, मधुबनी लोकसभा की स्थिति ये है कि पिछले बार 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय में हमारे गठबंधन के जो साथी थे, हमारे गठबंधन का जो दल था, वो लगभग हमको लगता है कि 4-4.5 लाख। हाँ बिल्कुल उतना ही था जी। 2019 की बात आप बता। 2019 की बात जी जी। उस समय में लगभग 18 लाख वोटर थे हमारे। आज वो बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ। इस बार का आपको एक चीज, आप भी पत्रकार हैं, सब मित्र हमारे पत्रकार हैं, आप लोग गए होंगे वहां पर। जी जी। इस बार जो महिला का उत्साह आपने देखा होगा, और आप लोगों को भी जानकारी है, आप लोगों के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली कि दरभंगा कलेक्टर साहब ने एक आंकड़ा दिया था कि इस बार पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने वोट गिराया है, और ये देखने को मिला। लेकिन फिर भी मधुबनी का प्रतिशत बाकी जिलों के लोकसभा की तुलना में कम रहा। जी बिल्कुल। लेकिन वहां भी महिलाओं की लाइन देखी गई है। सवाल ये उठता है कि जिस महिला को आप कह रहे हैं उत्साह देखा गया, उसी महिला पे इंडिया गठबंधन के भी घटक दल कह रहे हैं। अपना मानना है। हमारा एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर हमारे पत्रकार मित्र का भी सवाल है, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। मधुबनी लोकसभा चुनाव में शुरू से फातमी साहब एक बात कहते रहे, और आपका घटक दल का कोई भी बड़ा नेता उस बात का खंडन नहीं कर सका। वो क्या था कि अगर 5 साल के कार्यकाल में अशोक यादव अपने एक भी काम को गिना दे, मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में उन्होंने कोई काम नहीं किया? क्योंकि अगर वो काम किए होते तो सार्वजनिक रूप में उनको आके खंडन करना चाहिए। ये बयान कई चैनलों पे प्रसारित भी की गई थी। नहीं, ठीक है, ये आपका सवाल सही है। आप घटक दल के नेता हैं, तो क्या आपके एनडीए के जो बड़े लीडर है ये मान चुके थे कि अशोक यादव ने काम नहीं किया? जैसे हमारे वहाँ जाले विधानसभा के जो आपको विधायक हैं अभी ऑलरेडी, उन्होंने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? उनका काम को गिनाया गया है कि क्या क्या हमने काम किया। और इस बार का चुनाव तो मोटा मोटी नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, ये आपको सच्चाई है। लोग कहते हैं घूमने नहीं जाता है कोई विधायक। कौन एमपी घूमने जाता है? मैं अपने एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा एमपी का क्षेत्र है। फातमी साहब तो यहाँ से क्यों नहीं खड़े हुए, चले गए वहां पे। फातमी साहब का कोई हर बात का जवाब देना, कोई कैंडिडेट को उचित ये नहीं। डेवलप का काम हुआ है या नहीं, ये आपको तय करना है, आप एक पत्रकार साथी हैं। लेकिन उनके बात में सवाल था। चलिए आपका कोई सवाल है? आप एक बात बताइए ना, एमपी के जिम्मे में क्या काम है? नाली एमपी बनवाएगा क्या? अरे एमपी का सवाल है कि सर अगर सामने वाला बोल रहा है तो खंडन भी तो कीजिए। क्या जरूरत है उनके? अरे आपके जो 18 लाख जनता आपकी लोकसभा की है, वो जानना चाहती है कि आप खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर, फातमी साहब ने चैलेंज किया था, अगर एक कार्य गिनवा देंगे तो हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। नहीं, वो हमने भी न 5 काम की चर्चा की थी, बोले एक काम भी बता देंगे तो हम अपना नॉमिनेशन रद्द कर लेंगे, वापस ले लेंगे। अरे सर, आप ये बताइए ना कि फातमी साहब के जिम्मे में क्या काम रहता है? एमपी क्या कराएगा? ऊपर से जो केंद्र का योजना आता है उसको काम कराना है आप। चलिए हमारे पत्रकार मित्र पूछना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बता दें, उमेश राय जी ने कहा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और आगे आगे जनता थी वोट देने के लिए, तो ये बात सूट नहीं करता। लंबी लंबी कतार तो नहीं दिखी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का डाटा है कि प्रतिशत घटा है। कतार कुछ देर के लिए लंबी हो सकती है, खास करके मधुबनी लोकसभा में कम प्रतिशत है, बहुत कम गया। और उसके बाद देखिए, लंबी कतारें कुछ देर के लिए थी, ये बात फैक्ट है, लेकिन और जनता भी आगे आगे नहीं थी। जनता आगे रहता तो वोट की प्रतिशत अधिक बढ़ती, एग्रेसिव जनता नहीं थी। और जो शांत वोटर्स की आपने बात किया, वोटर्स शांत थे। कौन लोग शांत थे? जो कोर वोटर्स हैं जिस पार्टी के, वो तो वोट देंगे ही, उनको देना पड़ेगा। लेकिन शांत वही लोग थे जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, और वो एकदम न्यूट्रल थे, वो लोग शांत थे, वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। लेकिन अब बात आया कि अशोक यादव को चैलेंज दिया गया
कि एक काम गिनवा दी। ये कब का बयान है, मैं वहां आपको नहीं, ये बयान तो लगातार दे रहे थे, हर 17 तारीख को भी वो बयान दिए थे। मैंने खुद उनसे पूछा था, तेजस्वी यादव खिलमा में आए हुए थे, 16 को मैंने खुद फातमी साहब, तो एक काम भी गिनवा दे तो मैं नामांकन वापस ले लूंगा। अब रूमी साहब ने पूछा कि कौन काम है, नाला बनवाएगा? नहीं, देखिए फातमी साहब के कार्यकाल में दरभंगा में वो कई काम किए, कस्तूरबा गांधी हो, आपको मानो हो, पासपोर्ट ऑफिस हो और केंद्रीय विद्यालय हो, जो दरभंगा के संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हुआ। अब एयरपोर्ट की बात ले लीजिए, ये एयरपोर्ट कहाँ आता है? दरभंगा में आता है। इसका कुछ हिस्सा पड़ता होगा मधुबनी लोकसभा में। तो जनरली जो होता है दरभंगा संसदीय क्षेत्र के स्पेसिफिक, मतलब विशेषकर वहां के लोगों के लाभ के लिए क्या काम हुआ ये नहीं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि ये चुनाव किसी सांसद प्रत्याशी के चेहरे पर या नाम पे या काम पे नहीं लड़ा जा रहा है, ये लड़ा जा रहा है कि मोदी जी को मजबूत कीजिए। ये बात भी इनका ठीक है, मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा था तो चुनाव तो ठीक ही है, लेकिन मोदी लहर जो दिखा 19 में, वो मोदी लहर इस बार नहीं दिखा। बतौर विश्लेषक क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, मैं थोड़ा सा डेटा पे बात करूंगा, ठीक है। अभी आप एक बात आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक मैनिफेस्टो को उतना आम जनता ध्यान नहीं देती थी। किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को रिलीज कर दिया गया, पीसी करके दिखा दिया गया। इस बार का डेटा है, रियल डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को 1 करोड़ टाइम डाउनलोड किया गया है, 1 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है पब्लिक के द्वारा। इसके पीछे का कारण भी मैं बता देता हूँ कि जितना मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस नहीं सामने आई, उतना मोदी जी ने उसका प्रचार कर दिया है कि मैनिफेस्टो में क्या ढूंढ रही थी जनता ढूंढ रही थी मुस्लिम लीग शब्द कहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे शब्द को बताया गया, लेकिन मैनिफेस्टो डाउनलोड कर करके लोग देखना चाह रहे थे कि जितना बोला गया उतना कहीं है कि नहीं। इसका मतलब जनता इतनी अंदर तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल जनता है, जो मतलब लास्ट टाइम पे फैसला करती है कि किसको वोट दिया जाए। अब 1 करोड़ में से अब आपको हम फिर अपने स्टेट, अपने लोकसभा क्षेत्र में लेके आते हैं। मानते हैं कि 60-70 हज़ार, 1 लाख तो डाउनलोड आपको मधुबनी में भी हुआ होगा, लाख डाउनलोड दरभंगा में भी हुआ होगा, तभी ये डाटा 1 करोड़ के करीब पहुंचा होगा। तो आखिर इसका रिएक्शन, कभी कभी एक्शन का रिएक्शन इस तरह से भी होता है कि आप किसी का इतना दुष्प्रचार कीजिए कि उसका प्रचार हो जाए। ऐसा पहले भी राजनीति में हो चुका है और वही चीज़ अभी उल्टा देखने को मिल रहा है कि आप किसी का दुष्प्रचार करने गए, आप गलती से उसका प्रचार कर रहे हैं। इसको आप लोग किस तरह से लीजिएगा, आप बताइए। आपका और कोई सवाल है कि हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़े? लीजिए पहले सर से। सर एक दूसरा सवाल है आपसे है, महागठबंधन को 4 चरण का सर चुनाव समाप्त होता है और 5 किलो जो अनाज था, क्या महागठबंधन बैकफुट पे आ गई थी? जो 4 चरण के चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 10 किलो अनाज की घोषणा की, क्या उसको लगा कि चुनाव मेरे हाथ से जा रहा है? क्योंकि अगर ये उनके मैनिफेस्टो में होता तो उसने डे 1 से क्यों नहीं ऐसी घोषणा की? आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? क्योंकि इसका प्रभाव मधुबनी लोकसभा, चूंकि सारा कनेक्शन मधुबनी लोकसभा से भी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मधुबनी लोकसभा से भी है। 5 किलो अनाज किसको देना चाहिए? दे रहे थे 80 करोड़ जनता को। 80 करोड़ जनता को, वो 80 करोड़ जनता को सबको कटोरा धराने के लिए तैयार थे। वो मुद्दा नहीं है सर, मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस बैकफुट पे आ गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो तो कटोरा धरा दिया, आप तो गमला धरा रहे हैं बड़ा वाला 10 किलो दे करके। नहीं, बाल्टी धरा दीजिए फिर। अरे भाई ये कोई बात तो नहीं। आप ही ना कह रहे हैं कि 10 किलो देंगे। हम तो वैसे लोगों को कर रहे हैं। इससे पहले आपको 97 की बात अब करते हैं। 2 रुपये ये चावल और गेहूं का ऐलान जो है उस समय में जो जनता, उस समय जनता दल ही था हमको लगता है, और देवगौड़ा साहब की सरकार थी। उस समय उन्होंने लाल कार्ड और पीला कार्ड शुरू कर दिया। तो वो क्या कर दिया कि वो सबको बता दिया कि ये जानबूझ करके जो देश की जनता है, वो जनता 5 किलो 4 किलो अनाज के लिए नहीं वो मोहताज है। वो उसको समझता है कि हमारा स्वास्थ्य खत्म हो रहा है, हमारा शिक्षा खत्म हो रहा है, हमारा संविधान खत्म हो रहा है। सर हर चीज को सर क्षमा प्रार्थी हैं सर क्षमा प्रार्थी हैं, हर मुद्दे को संविधान से नहीं जोड़ा जाए। मुद्दा सवाल क्या है वो समझिए सर। ये 4 देश की जनता जाननी चाहती है कि ये 4 चरण के बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 5 किलो का अनाज वो 10 किलो में बदलना पड़ा? नहीं जाहिद साहब, देखिए नहीं बताएंगे महागठबंधन के लोग, ये काउंटर है, इंडिया गठबंधन का काउंटर है।
कि सोने पर सुहागा है, अगर 5 किलो सोना है 10 किलो सुहागा बना दिया उस पर, बस यही फैक्टर है। नहीं, कहीं ना कहीं तो बैकफुट पे कांग्रेस आई। एक बात भी फैक्ट ये भी है कि 5 किलो राशन बड़ा कारण है। 10 किलो अनाज को आप किस नजर से देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं 5 किलो का ही आपको जवाब दूंगा जी। हमारे उमेश भाई ने कहा कि कटोरा दिलवा दिया, दिखा दिया। 5 किलो अनाज अगर मेरे परिवार में अगर 10 आदमी है तो वो 50 किलो अनाज होता है। और देश की 80 करोड़ की जनता सर उसी कटोरा लेने के तैयार भी है। सवाल तो ये भी है ना, यहाँ जनता लेने के लिए तैयार है। और वो कोई भी सरकार हो, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो वो अपने जेब से नहीं देती है, वो जनता के पैसे को जनता के बीच में रख रही है। अगर बिजली अगर फ्री मिल रहा है हमको तो वो जनता के पैसे का जनता में जा रहा है, कौन सा गुनाह है? एक समय आपको याद होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कुंटलिया बाबा उनको कहा जाता है, बाढ़ के समय में एक क्विंटल अनाज देते। तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे थे हमारे नेता, उन्होंने जनता के दुख दर्द में कहा। तो आप कहिएगा कि भिखारी बना दिया, ये तो आपकी सोच है। 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं आप, ये बताइए। 5 किलो कहाँ दे रहे हैं? हम तो एक परिवार में अगर 10 अच्छा 50 किलो ही क्यों दे रहे हैं 5 आदमी में, बताइए क्यों दे रहे हैं? हमारा अभी एस्टिमेट मेरा उतना ही है। क्या लगता है आपको 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति नहीं मिलेगा तो भूखा मर जाएगा 80 करोड़ लोग? देने की आवश्यकता क्यों है? वो सहयोग हो रहा है। सहयोग क्यों? सहयोग उसी को मिलता है जो सहयोग के लायक होता है। इसका मतलब चाह रहे हैं कि 5 किलो दाना नहीं मिलेगा तो भूखा मरेगा। मुझे अगर फॉर्च्यूनर कार की आवश्यकता नहीं है या उसमें पैसा नहीं घटा तो मैं क्यों मांगूंगा आपसे? आपकी बात की समझ में मैं जवाब दे रहा हूँ। ये हमारे आत्मविश्वास पर, ये हमारे अंदर के आत्मा पर निर्भर करता है कि मैं उसको लूं या नहीं लूं। ये हमारी भी गलती है ना। मतलब किसी आदमी का जमीर इतना गिर गया है कि आप सहयोग दे ले रहा है, वो सक्षम है। खान साहब नहीं, ये तो इलॉजिकल बात हो रहा है। नहीं, आप मोदी जी खुद बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, मतलब लाभ क्यों? क्योंकि वो उस लायक नहीं है इसलिए मदद कर रहे हैं, गरीबी बढ़ी है। अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कार्ड बन गया था, राशन कार्ड। मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैंने कार्ड जाके वापस किया क्योंकि मैं वो लेने के लायक नहीं। जी बिल्कुल, मोदी जी ने एक नारा, खान साहब मोदी जी ने एक नारा भी दिया था कि जो आदमी सामर्थ्य है वो सुविधाएं को वापस कर दे। मोदी जी का और भी नारा याद कीजिए ना, 2 करोड़ रोजगार की नारा याद नारों पे हम चर्चा नारे पे क्यों आइए? आप बात यहाँ लाइए, 1 मिनट सुनिए। आप 5 किलो राशन की बात कर दिए। आप जानते हैं राशन कौन लोग ले रहे हैं? राशन जो अमीर लोग भी ले रहे हैं, अब वो राशन को बेचते हैं, राशन का रिसाइकलिंग हो रहा है। आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये फिर क्यों ऐसा? आपकी सरकार आई थी, क्या बोले थे मोदी जी? भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, बढ़ गया भ्रष्टाचार। जिस चावल को बेचते हैं वो चावल पुनः बाजार में जाके बिकता है। देखिए वो चावल जो बिकता है, कौन खा रहा है चावल कौन खा रहा है? ये आपका बात कौन खा रहा है? ये जायज बात है आपका, लेकिन कम से कम हर चीज सरकार को ही दोष दे दे। आपकी सरकार इतनी घटिया क्यों दे रही है चावल की? लोग खा नहीं रहा। नहीं, चावल तो अभी आपको बड़ा अच्छा रिसाइकलिंग हो रहा है चावल का। सर कोई आदमी अरवा चावल नहीं खाते, वो उसना में बदल रहा है। कोई आदमी उसना नहीं खाते, वो अरवा में बदल। कौन अरवा खाता है? चावल कौन अरवा? मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग वैसे। चलिए सर अगला सवाल, जमीन को सीधा कीजिए। अगला सवाल है। सरकार दे रहा है, चीज है, एक चीज है कि पूरे चुनाव में कभी रोजगार पे बात नहीं किया गया। जो मधुबनी में बंद पड़े कारखाना है जिसका लोहा बेचा गया, उस पर कभी ध्यान दिया गया? पूरे चुनाव में दोनों दल के द्वारा कोई चर्चा नहीं किया, ऐसा क्यों? चर्चा तो रोजगार पर तेजस्वी बार बार करे, तेजस्वी कर रहे हैं जो नहीं, अभी आप उससे हम अलग होकर बात कर रहे हैं। इस चुनाव ने और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने पूरे देश में रोजगार, जी शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके अलावा ये जो है संविधान, आरक्षण, दवाई, सिंचाई, बुनाई, बोलिए ना। जी अंतिम से अगला सवाल लेते, अंतिम कमेंट ले लेते उनसे। ये पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। जी अब जानते हैं ये मुद्दा चाहे आरक्षण 5 किलो अनाज पे सर आप विश्लेषक के रूप में कोई कमेंट करना चाहिए? 5 किलो अनाज पे एकदम से प्रहार कर देना कि एकदम गिरी हुई जनता, ये वो बोलना सही नहीं है। कुछ लोगों की इससे मदद भी है। आप 10 किलो अगर आप कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा मदद है। सवाल ये उठ रहा था ना कि बैकफुट पे आने पर ही ऐसा एहसास हुआ? नहीं, बैकफुट पे नहीं। देखिए कभी कुछ चीज मैनिफेस्टो में नहीं डाल के जब देखा जाता है कि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है तो मौखिक रूप पर उसको जोड़ दिया जाता है कि हमारी
सरकार आएगी तो हम इसमें ये चीज ऐड कर देंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है सर, बड़ा प्लान के सवाल हिसाब है। से प्लान चेंज किया जाता है, ठीक है। ऐसा पहले भी होता आया है कि नया प्लान डाल दिया। मुफ्त बिजली पे भी आप नहीं बोल रहे हैं कि 200 यूनिट का बिजली भी दिया जाएगा। ये तो शुरू से था ना। अगर ये जरूरत पड़ती तो 50 यूनिट बाद में बढ़ा भी सकते थे। तो जरूरत के हिसाब से जैसी जरूरत, लेकिन पहले चरण में इसकी घोषणा कर सकते थे। हाँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 4 चरण बीत जाने के बाद कुछ तो महसूस हुआ कि मेरे हाथ से जा रहा है सारा सीट। 40 का नहीं, रमन जी, 40 का दम हम भर रहे थे। महसूस यही हुआ कि 5 किलो राशन पर लोग वोट कर रहे हैं, इसलिए 10 किलो बना दिया गया उसको। महसूस यही हुआ। चलिए अगला सवाल सर, रूमी सर आपसे बात करना चाहेंगे। नीतीश कुमार पे हम लोग आते हैं, चूंकि मधुबनी का कनेक्शन बड़ा जातीय समीकरण पे आते हैं। मधुबनी में एक आपका विधानसभा है, शायद उसका नाम रहिका या क्या है सर, वो जिसमें कुर्मी वोटर है बहुत ज्यादा जी। मधुबनी वहाँ के कुर्मी वोटर मास कुर्मी वोटर है। जातीय समीकरण पे अगर हम लोग डिबेट करें और जातीय समीकरण की चर्चा नहीं करें तो ये अन्याय होगा, ये वो भी खास करके राजनीति में। तो वहाँ के कुर्मी वोटर जो है, जो मेरे पास परफेक्ट न्यूज, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है वो महागठबंधन को वोट किया है। नीतीश कुमार का क्या मतलब के वर्ष जो उनका जो है मान सम्मान कुर्मी वोटर ने नहीं रखा, या ये कह दिया जाए कि नीतीश कुमार की कोई इंटरनली सेटिंग है आपकी पार्टी की महागठबंधन से? देश की जनता या हमारी मधुबनी और दरभंगा की लोकसभा की जनता आपसे जानना चाहती है। ये जहाँ तक कुर्मी की सवाल को उठाया आपने जी, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हम लोगों को ये मधुबनी तो बाद में चुना हुआ, ये आपको समस्तीपुर लोकसभा में भी एक आप लोगों के माध्यम से जी हाँ, शिवाजी नगर में कुर्मी वोटर सबने दिया था वो। ये तो माने ये ठीक है, उनको कोई आक्रोश होगा, मान सकते हैं हम। तो नीतीश कुमार कुर्मी के नेता है ना सर? अब ठीक है कि कुर्मी के नेता हैं, 100% कोई जात किसी को वोट नहीं देता, ये पहला बात आप समझ लीजिए। अगर कोई कहता है कि मैं यादव का वोट नहीं, मधुबनी से एक संदेश ये गया है कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म होता जा रहा है क्या? नहीं, कोई इकबाल खत्म नहीं। देखिए नीतीश कुमार का अब इकबाल क्या खत्म होगा, अब उनको क्या रह गया? आज लगभग उनका 75 साल का उम्र हो गया, कितना दिन जिंदा रहेंगे वो? फिर से पलटी मारेंगे? पलटी क्या मारेंगे? अरे पलटी तो कहाँ, देखिए राजनीतिक का स्तर, अब आप आइए न्यूट्रल पर आइए। मैं उस टाइप का नेता हूँ जो मैं सच्चाई बोल रहा हूं। 75 साल जो है हमारे मुख्यमंत्री का, 75 साल प्रधानमंत्री का भी पूरने वाला है। मतलब क्या समझे कि रिटायरमेंट लोग लेने के इसमें है? नहीं, अब देखिए उससे ज्यादा क्या करेंगे वो? चलिए, उम्र कभी देखिए ना, उम्र को देखिए ना। नहीं सर, आप पूरे अधिकारी किसको समझते हैं? उत्तराधिकारी में अभी कोई नहीं है। सर खानदानी पार्टी थोड़े है सर तो उनका कोई नहीं है, कुछ लायक होगा? कुछ नहीं। आज तक तो आप लोग सब पूछते हैं कि फलाने पार्टी में कौन लायक है जो इसका चेहरा बना। हमारे यहाँ नीतीश कुमार के बाद कौन बनेंगे ये समय बताएगा। नहीं सर, ये अब आप आ जाइए, क्या पूछे आपने सवाल अभी? जी, इकबाल खत्म होता जा रहा है क्या आपके नीतीश कुमार का? हो गया नीतीश कुमार का तो इकबाल यही है। पूरे बिहार से 24 लोकसभा सीट, सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जो मेरे पास आंकड़े हैं, 24 लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया बिहार में, और 24 में जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, जहां जहां कुर्मी और जो उनके जाति समीकरण का वोट है, अधिकतर वोट इंडिया गठबंधन को गया है। नहीं मानता हूँ, आप नहीं माने? आप नहीं मानता हूँ। वो जब 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 को एक निष्कर्ष तो आप थोड़ा एक निष्कर्ष तो ये निकालना होगा कि आप अपनी तरफ से दावा दीजिएगा या अपनी तरफ से दावा देंगे, लेकिन आम जनता के बीच जब हम लोग सब लोग गए हुए हैं तो वहाँ कुछ वोटर तो खुल के बोल दे रहे हैं, ठीक है, कुछ यादव में भी खुल के बोल दे रहे हैं, कुछ क्लियर बोल दे रहे हैं कि नहीं। सर मैं आपको बता दूं कि कुछ क्षेत्र में हमारे जो सहयोगी गए थे, वो ऑन कैमरे पे उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन ने 2020 के चुनाव में हमारे नीतीश कुमार को उन लोगों ने धोखा दिया था, तो हम उसका बदला कब लेंगे? हाँ ठीक है, ये बात आपका सही कहना है। तो फिर उन्होंने कहा कि खुल के हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। एक अलग प्रतिक्रिया है पासवान का, ठीक है, वो भी जो है ना इंडिया गठबंधन के उतना हितैषी नहीं है। कुछ पार्ट उसमें बहुत ज्यादा, मतलब 70% के करीब हम मान ले अगर, तो वो अभी खिलाफ चल रहे हैं इंडिया गठबंधन के। चलिए हम सर से लेते, सर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कुर्मी वोटर मास वोट क्यों दे रहा है इंडिया गठबंधन को? क्या लॉलीपॉप आप लोगों ने दिखा दिया? कहेंगे कि ब्राह्मण वोट क्यों दिया है एनडीए को, जबकि गाली बकता था ब्राह्मण लोग, ये भी बात देखे हुए। तो मास वोट ब्राह्मण आपको नहीं दिया है? मास वोट नहीं दिया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको यह समझ है कि हमारा संविधान खतरे में है, दलित की बात मैं कर रहा हूँ,
वो चाहे मधुबनी का मामला हो, दरभंगा का मामला हो या पूरे बिहार का मामला हो, वह जिसको जिस समझ में आई वो उसको किया है। पासवान का या दलित का या अन्य जातियों की बात जहाँ तक करते हैं, उसमें दो हिस्सा है, वो दो हिस्सा है। जो समझ गया, थोड़ा सा भी जागरूक है, क्योंकि हमारे लोग और जगजीवन राम जी बार आपके यादव क्यों नहीं समझ रहे सर? यादव नहीं समझते तो फिर कहीं आपके मधुबनी के जो आंकड़े हैं हमारे पास चौंकाने वाले हैं। जितना मेहनत आपके तेजस्वी जी ने किया है, ऐसी ऐसी बातें का फातिमी यादव तक कह दिया उन्होंने, फातिमी को यादव तक का जो उपनाम दे दिया उन्होंने। बावजूद सर जो अपेक्षा मधुबनी में की जा रही थी कि बढ़ चढ़ करके यादव मधुबनी में वोट करेंगे, फातिमी साहब को उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट नहीं दिया। जो आंकड़े हमारे पास हैं, आपको गलत आंकड़े मालूम है। हमारे यहाँ कुछ जो कंफ्यूज लोग हैं या उनके साथ सानिध्य में रहने वाले लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए 10% 5% को। 90% जो है यादव है और 100% मुसलमान है। 80% जो अन्य पिछड़े वर्ग के और दलित लोग हैं, बिल्कुल मुस्तैद होकर। तब तो आपके हिसाब से 3-4 लाख से हर जगह आप लोग जीतेंगे? हर जगह नहीं, मधुबनी की बात कर रहे हैं। कोई जगह नहीं अभी तक, आज तक जितना चुनाव हुआ है 5 चरण का, एक भी लोकसभा के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं हम कहीं लूज नहीं करने जा रहे हैं। दरभंगा भी जीत रहे हैं? दरभंगा तो जीत ही रहे हैं, वो तो गारंटी के साथ जीत रहे हैं। इसमें कहाँ आपको शुभ लग रहा है? मधुबनी का गारंटी नहीं है आपके पास? एकदम गारंटी के साथ कर रहे हैं। मैं तो 24 की बात कर रहा हूं। अशोक यादव एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, तो उनको यादव नहीं मान रहे हैं, फातिमी साहब को यादव बना दिया गया। बात कहाँ बना रहा है महाराज? यादव वोटर की बात कर रहे हैं। नहीं, वोटर की भी बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है, ज्यादा वोटर इनको अशोक यादव को वोट नहीं किए होंगे? दरभंगा में ब्राह्मण वोटर जो है सो ये उसको ब्राह्मण नहीं था जो दिया है। आपने कह रहा है कि पूरा यादवों पे कब्जा हो गया। कब्जा का नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप सब यादव जो है जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, वह रास्ता आगे का रास्ता देखता है। उसने पिछले दफे देखा कि जो कैंडिडेट है इसका क्या नाम उसका है, वीआईपी का, बद्रीपुर में नहीं थे सक्सेसफुल। और देखा कि हम पिछले बार घूम करके देखा था, कई जगह देखा था। जब देखा कि ये नहीं लटपटाने वाले हैं तो कहा आँख खोल करके दे दिया अशोक यादव को। इस बार देखा कि नहीं भाई, उससे तब अच्छा कैंडिडेट हमको मिल गया है। सब लोगों ने उसको 90% वोट दिया है इसको। ये तो गिनती साफ झलक रहा है। आप जाइएगा देखने 4 को, हम तो अभी से देख रहे हैं। चलिए हम सर से ले लेते हैं आखिरी सर। एक सवाल में आप जो बोल रहे हैं कि 100% मुसलमान जो है ना हमको वोट दिया है, अब वो जो आखिरी रात में जो खेला हुआ है उसके बारे में 10-5% आप नहीं हिलाइएगा उसको। देखिए, कोई घर में कहीं कोई चोरी हो गई हो तो हम पूरे शहर को चोर में शामिल कर लें। थोड़ा परसेंटेज पीछे कर लीजिए। मान लिया कि उसमें आपकी नजर में होगा, हमारे नजर में नहीं है। हम तो 90-95% लोग जानते हैं यादव में, और उसी हिसाब से। चलिए रूमी सर से ले चुके राज्य परिषद सदस्य हैं, हम लोगों को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं मुसलमान की, और कहीं कुछ नहीं है। हमारा जो है वोट भाजपा को, अरे हमारा अलायंस है ना, मैं डंके की चोट पे करता हूँ कि मैं अलायंस में अपना, अरे भाई हमारे नेता नीतीश। चलिए अलायंस पे ही एक सवाल है सर, अलायंस पे एक सवाल है। पूरे लोकसभा में 24 लोकसभा सीट में मैं एग्जैक्ट आकर आपको बता रहा हूं, हमारे पत्रकार मित्र भी सहमत हो जाएंगे कि जहां जहां भाजपा के प्रत्याशी थे, एनडीए का कोई बड़ा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। और जहां जहां आपके जदयू के प्रत्याशी हैं, भाजपा आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। आपको इसके पीछे क्या क्या कारण है? दरभंगा भी उसमें शामिल है। दरभंगा भी शामिल है ना? जी बिल्कुल। आपको दरभंगा में भाजपा के कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट तो थे नहीं। हमारे कैंडिडेट झंझारपुर में थे। जेपी नड्डा वहां आके चलेगा, भाजपा के इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमको याद है कि अमित शाह वहां से हो। सर आपके प्रत्याशी के साथ भाजपा है, क्योंकि उनको मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन आप भाजपा के प्रत्याशी के साथ आपका संगठन काम नहीं कर रहा, कहीं नहीं है। आप दरभंगा जिला की बात बता दी ऑन कैमरा, पूरी दरभंगा की जनता जाने सर कितने लोग गोपाल जी ठाकुर के साथ घूमे। देखिए दरभंगा जिला में आप बताइए ना कितने लोग। हमारा जिला ही अध्यक्ष उसी के साथ घूम रहा है। एक जिला अध्यक्ष ले लीजिए, विनय चौधरी जी को ले लीजिए। अरे सर मैं दरभंगा जिला संगठन की बात, सर मदन सहनी घूम। देखिए संगठन की बात, जिला संगठन की बात की जानकारी अभी आप दूसरा डिबेट चल रहा है। नहीं दूसरे लाइन पर हम नहीं, हमारा सवाल है मधुबनी में भी सर ये मधुबनी में भी आपका जदयू का संगठन अशोक यादव के साथ नहीं खड़ा हुआ था, ये पुख्ता जानकारी है। नहीं है सर, ना दरभंगा में है ना जदयू है। बताइए हमें 2-4 चेहरा बताइए, मैं 2-4 नाम जानना चाहता हूँ आपसे। 2-4 सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं आप इंटरनली तालमेल तो नहीं बना लिया, तो फिर कोई तालमेल नहीं है।
और तालमेल का क्या बात है? कहा ना कि नीतीश कुमार सबके लिए मजबूरी है, वो लालू जी के लिए भी है। नहीं, अगर तालमेल है तो अभी से ही आप हाथ मिला के इसका शुभारंभ तेजस्वी, अरे आते के साथ सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हर बयान में आपका आप सरकार के आने जाने से कोई मतलब नहीं रहता है। सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी हर सभा में, सर मेरी बात सुनिए जाए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि चच्चा भले शरीर से वहाँ है लेकिन मन से यहाँ है, ये इशारा कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? चच्चा को चच्चा न कहेंगे, चच्चा क्या कहेंगे? वो चचा भी उनका कमेंट है। अच्छा, चचा क्या कहेंगे? चलिए अंतिम बात है। जी जी, सर ने कहा कि नीतीश कुमार मजबूरी है दोनों घटक दल के लिए, जो मुख्य दल है एनडीए या यही सवाल जो है ना एक बार पलट के इनसे भी कीजिएगा। मजबूरी है नीतीश कुमार, लेकिन पटना का जो रोड शो हुआ था या मोदी के साथ में जहां भी मंच साझा किए हैं, वहां कहीं ना कहीं बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार खुद मजबूर दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा मजबूरी तो कहीं पर नजर हम लोगों को नहीं। आप किस नजर से नहीं, स्क्रीन पे जो दिख रहा था तस्वीर है, हम लोग लोकसभा से बाहर की बातें कर रहे हैं। ये अलग सर अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। क्या पूछ रहे? जी बोलिए। नहीं, हम उमेश जी से पूछना चाहेंगे सवाल एक, कि जो सवाल इन्होंने इनसे किया, ठीक है, पार्टी में संगठन का, वही सवाल आपसे हम कर रहे हैं कि ललित यादव जी दरभंगा से जो है इस बार कितना कार्यकर्ता को तरजीह दिए हैं? यहाँ कार्यकर्ता ही तो चुनाव नहीं सर, हम रियल रिपोर्ट आपको देते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी फोन पे बात है, जाहिद साहब भी बात किए, हम लोग जाके पूछे कि इस बार आप लोग तो दिख नहीं रहे, तो हमको पूछा ही नहीं गया। उसमें कांग्रेस के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो एकदम तन मन धन से लगे रहते थे। उसमें आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं। मुद्दा बना कि जिला अध्यक्ष का फोटो किसी बैनर में नहीं दिखा। जी, मुद्दा भी बना और पर्सनल कमेंट भी है। तो इसको किस तरह देखते हैं? अतिशोक्ति तो नहीं है ये? कुछ वहम में तो नहीं है कि नहीं हमारा तो सब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? वो हम तो देखते थे, आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं वो भी आते थे। नहीं, बैनर में सर फोटो नहीं था कि संगठन के किसी भी जिलाध्यक्ष का नहीं था। जानते हैं, लेकिन जो उसमें थे आपके ये जो थे गोपाल निगलानी वो रहते थे, असलम आजाद साहब रहते थे, दयानंद पासवान। देखिए, हम आपको बताएं, पार्टी का बोझ जो है ना ज्यादातर छोटे कार्यकर्ता के कंधे पे रहता है। चलिए एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। जिलाध्यक्ष तो मजबूरी में पहुंच रहे हैं। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, अब बीच में टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया था। हमारे पार्टी के नेता यहाँ मदन सहनी है, मंत्री है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आप ये बताइए ना, आपको आप हर कोहर किए उनका, हर क्षेत्र में वो गए हैं मदन सहनी, एज ए मंत्री, एज ए नेता। सर हमने बड़े चेहरे की बात नहीं किया, हमने जिला संगठन में युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, सर मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, उसके बाद और भी अन्य हैं, वो जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष तक की मैं बात कर रहा हूँ सर। जिला आज आपका जदयू जो है कार्यकर्ताओं के बलबूते पे जाना जाता है। कोई अगर संगठन किसी का बड़ा है तो भाजपा के बाद आपके का संगठन बड़ा है, उसके बावजूद भी आपके संगठन के सिर्फ 3-4 चेहरे दिख रहे थे गोपाल जी ठाकुर के साथ में। सच्चाई बोलने में मैं कहीं भी पीछे नहीं हटता। जी बिल्कुल। संगठन का जो मेरा मामला है वो हम आपको एक बार डिबेट दिए हुए। हाँ बिल्कुल, आपके जिला अध्यक्ष से आप लोगों की नाराजगी है, वो नाराजगी है, लेकिन चुनाव में हम लोगों ने कोई नाराजगी नहीं रखा है कैंडिडेट के साथ। जहां तक युवा की बात हुई, रामशंकर सिंह पूरा उनके साथ। हाँ, रामशंकर सिंह थे, विनोद चौधरी जो विधायक जी थे और आपके जिला अध्यक्ष थे। जहाँ तक महिला प्रकोष्ठ का, वो महिला प्रकोष्ठ का कमान इस्मत जहाँ को अभी लगभग एक महीना पहले उनको चिट्ठी मिली है, लेकिन नॉमिनेशन के दिन आप लोगों की भी नजर पड़ी होगी, वो मंच पर थी। बिल्कुल। देखिए, बड़ा आश्चर्य लगा एक बात देखने में, जब प्रचार प्रसार हो रहा था जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बीजेपी मय बना दिया गया। कुछ ही लोग थे लेकिन बीजेपी मय थे। इसमें जहाँ के सर पे भी वो टोपी बीजेपी का दिखा, गले में पट्टा दिखा बीजेपी का। जेडीयू, ऐसा लग रहा था कि जेडीयू पार्टी अब विलय की स्थिति में आ गया, बीजेपी में विलय होने जा रहा है। चलिए, ये हर जगह देखने को आपको मिला। एक लास्ट कमेंट, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा सर, हम आपसे अंतिम मधुबनी लोकसभा पर हम फिर से आते हैं। चूंकि हमारे डिबेट अगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पूछेगा तो दर्शक फिर हमें बुरा भला कहेंगे कि हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। अंतिम कमेंट्स आपसे लेना चाहते हैं, आपके आंकड़े जो है मधुबनी लोकसभा पे क्या है? हमारा आंकड़ा यही है बॉस कि पिछले बार हम लोग 4,54,940 वोट से हम लोग जीते थे। इस बार समझा ना? इस बार कितने वोट से जीतेंगे?
जीतेंगे इस बार। आंकड़ा आपको 4 तारीख को मालूम है। आंकड़ा आपने जो फीडबैक जो लिया वो हम लोग अपने निष्कर्ष को भी अपने लगता है कि हम इस बार मार्जिन हो सकता है उससे कम हो, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार नहीं हुआ है, इसलिए कम होगा। और ये हम पिछले बार का आपको आंकड़ा दे रहे हैं, ये इस बार वोटर भी बढ़ा है वहाँ, नया वोटर बढ़ा है वहाँ, और वोटिंग का परसेंटेज तो हुआ ही नहीं है वहाँ पे। हमारे दरभंगा से भी वहाँ कम हुआ है। मतलब कुल मिला के आपके पास डेटा नहीं, आंकड़े नहीं, आपसे पिछला 2019 के आंकड़ा के आधार पे कह रहे हैं, उस आधार पे। और मेरा 6 विधानसभा में 5 हमारा विधायक है वहाँ पे, आरजेडी का वहाँ 1 है। हम उस आधार को भी जोड़ रहे हैं कि उन लोगों ने भी अपना आपके कई विधायक ने खेला भी खेला है सर, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबका पता चल जाएगा क्या खेला हुआ नहीं हुआ। इनके यहाँ भी खेला हुआ है। हाँ बिल्कुल। चलिए सर से ले लेते हैं, शॉर्ट में आप भी बता दीजिएगा सर, डाटा के हिसाब से मुझे बताइए। डाटा के हिसाब से अगर 1 लाख से कम से जीत हुई हमारे आरजेडी की, इंडिया गठबंधन की, तो उससे कम का सवाल नहीं पैदा। पिछले बार जून महीना था, उसमें आग निकल रहा था। इस बार बार बारिश हो रही है, सलो आजकल वर्षा हुई है, शुभ संकेत है। शुभ संकेत है। तो हम उसको मानते कि पिछले बार लू चल रहा था, लेकिन आप तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह को मानते नहीं। गड़बड़ है। नहीं देखिए, परिणाम के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ मिठाई खाएंगे, पार्टी जिसकी भी जीत हो। एक बात नहीं है, एक पंडित जी दस्तावेज निकालते हैं, कहते हैं कि इसमें लगन नहीं है, इसमें वर्षा का कोई योग नहीं है। हम जब खिड़की से देखते हैं, जब बादल गरज रहा है, वर्षा हो रही है, उसको आप क्या कहेंगे? पतरा को देखेंगे? चलिए तो सर, कुल मिलाकर के आप दोनों हमारे जिम्मेदार जो है वो अतिथि मेहमान है जी। सब इनको जात से काट देगा, समझा नहीं? ऐसा बात करते हैं जी। ये जिस पतला की बात कर रहे हैं, ये भी गए हुए, कभी कभार गए हुए। जेपी चौक पर एक पान की दुकान है, बहुत पुरानी, यादव जी है, वो भी इन्हीं के जात बिरादर है। उनका भाई रहता था पावर हाउस में। पंडित जी ने उसको बता दिया कि इस डेट में आपके बेटा का शादी होना है। अल्लाह न करे किसी के साथ वैसा घटना घटे। मुजफ्फरपुर से बारात जब आ रही थी, मैं भी उसमें जाती था, लेकिन मैं नहीं गया। गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, लड़की बच गई, लड़का बच गया, उसके परिवार के 3 आदमी मर गए। तो मैं जाके उससे पूछा कि यार पंडित जी कौन था तुम्हारा, सो बताओ। पंडित जी तो बोला होगा ना कि अच्छा दिन है, ये अशुभ मुहूर्त है। भाई साहब पंडित जी को, लेकिन उमेश सर के बारे में ये परसेप्शन है कि ये नास्तिक भी हैं, इनके बारे में एक आरोप है, इन पर एक आरोप है कि ये नास्तिक है। इसीलिए एक बात बताता हूं, जी, न आदमी पैदा लेता है मुहूर्त देख के, न आदमी मरता है मुहूर्त देख के। और हम मानते हैं, हम तो भादो महीना जो सबसे माना जाता है, पूस महीना जो वर्जित है, हम उसमें शादी होते हुए हम देखते हैं दर्जन के हिसाब से। चलिए सर, हम मधुबनी जल्दी हम मधुबनी के आंकड़े हम अपने पत्रकारों से सुन लेते हैं। हमारे यहाँ कोई है ही नहीं है। मेरे यहाँ तो है कि जब शूट करे तो शादी। देखिए, चलिए मधुबनी के आंकड़े सर, हमारे पत्रकारों ने बड़ी मेहनत किया था। आप बताइए, समय कम समय। मधुबनी लोकसभा चुनाव पे हम लोग बात कर रहे हैं, और फातिमी साहब का काम है, उन्होंने जो काम किया पिछली टर्म में, उनको वो लेकर के गिना रहे थे लगातार। अशोक यादव को चैलेंज भी कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर यहाँ है कि फातिमी, मोहम्मद अली अशरफ फातिमी नहीं, बाद में फातिमी यादव वो बन गए। ये यादव जो बनना था, यादव वोटर्स को टर्न करने के लिए एक तेजस्वी यादव का मैजिक था, ये मैजिक दिए। और इस हिसाब से यादव को बहुत बड़ी संख्या में टर्न होना चाहिए। लेकिन ये दावा करना कि यादव टर्न हुआ है, ये नहीं। अभी डाटा आ गया, इलेक्शन कमीशन का डाटा है कि महिला डाटा संक्षिप्त है सर, मैं बता रहा हूँ, महिला लगभग पास डाटा के आधार पे आपका आंकड़े क्या बताते हैं? महिला लगभग 12 से 15 हजार महिला प्रत्येक विधानसभा में पुरुष से अधिक वोट गिराई हैं, ये डाटा बता रहा है। और इस बार जो सब आंकड़ा चलेगा वो महिला मैजिक रहेगा। महिला ही तय करेगी सरकार बदलनी है या सरकार बनानी है। और कुल मिलाकर के जो महिलाएं अभी बड़ी संख्या में हैं, इस आधार पे ये कह लीजिए कि महिला अगर साबित हुई सरकार बनाने में या सरकार पलटने में, तो सरकार महिला सीधे चुनेगी वो 5 किलो राशन को, वो सिलेंडर को चुन रही है। अभी भी जो महिला और शिक्षित है, कहीं दूर दराज से, रिमोट एरिया से, वो अभी भी इस चक्कर में पड़ी हुई है। इस चक्कर को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन नहीं तोड़ पाई अभी तक। आपके आंकड़े का निष्कर्ष क्या है? बता दिया, अगर महिला मैजिक चली तो वो जीतेंगे, सरकार पुनः रहेगी। मतलब गो में है। आप भी किसी नतीजे पर? जी रमन जी, आपका निष्कर्ष। ये इन्होंने कहा जो 5 किलो अनाज, कहीं ना कहीं पुरुष को आप समझा सकते हैं, लेकिन महिला के जो माइंड में बसे हुए हैं मोदी जी, वो निकालने में ये लोग कामयाब नहीं हो पाए।
और सर ने कहा कि महिला का मैजिक अगर दिखेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन के हैं उम्मीदवार अशोक यादव उनको जीता तय समझिए, मार्जिन जो हो। चलिए आप सर अपना जी, आप महिला की बात कर रहे हैं तो बात सही है, महिला इस बार वोट बढ़ चढ़ के कर रही है। और इसके पीछे एक इशू भी है, क्या है कि हर 2-4 घर से छोड़ के उनके जो हस्बैंड है या कोई भी घर के जो मुखिया होंगे वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, कोई दिल्ली है तो कोई बाहर विदेश में है, तो महिलाओं की संख्या इस बार ज्यादातर दिखी है। लेकिन एकदम क्लीन चिट आप नहीं दे सकते हैं, मामला एकदम टक्कर का है, फंसा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं अशोक यादव जी के खिलाफ थोड़ा सा गुस्सा भी दिखता है, ठीक है। तो इस लिहाज से और तेजस्वी जी के लगातार आने जाने से थोड़ा सा वोटर्स के बीच में रुझान आया है। चलिए फातमी साहब हमारी टीम ने जो हमारा आंकड़ा से सुन लिया जाए जी, बोला जाए। अगर इनका मैजिक रहता तो रोड पर रह जाए 3-3 बार आकर के और नगरी द्वारे द्वारे प्रधानमंत्री जैसा आदमी नहीं बदलता। जी जी, ये पहला उनका मैजिक खत्म है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सर महागठबंधन घटक दल है, आपका विरोध मतलब हम लोग के बीच में ऐसे लोग हैं जो आधे इधर हो गए, आधे उधर हो गए। नहीं सर, हमारा आंकड़ा भी सुन लिया जाए, मेरा आंकड़ा भी सुन लिया जाए सर, मेरा भी आंकड़ा सुन लिया जाए। हमारी टीम ने जो आंकड़े इकट्ठे किए, जो तकरीबन 2 बजे हमारे पास आंकड़े आए, 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा वाइज अगर हम अपने आंकड़ा को, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, आपको जाले विधानसभा फातमी साहब को लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल, ये परसेप्शन है कि मुस्लिम बहुल विधानसभा है। केवटी विधानसभा तकरीबन 5 से 6 हजार यानी राउंड फिगर में 10,000 फातमी साहब को लीड कर रहा है। जो मेरे पास आंकड़े इकट्ठे हुए हैं, बूथ वाइज आंकड़ा हमारे पास है। एक विधानसभा जो है वो बिस्फी है, वो भी जो है कम ही मार्जिन से 5 से 6 हजार कम जो है वो फातमी साहब उसको लीड कर रहे हैं। ये डॉक्टर अशोक यादव जो है वो 2 विधानसभा में लीड कर रहे हैं। ये एक विधानसभा बेनीपट्टी में, जी बेनीपट्टी विधानसभा लीड कर रहे हैं, और मधुबनी में भी वो लीड कर रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि मधुबनी में वो लीड नहीं कर रहे हैं, फातमी साहब लीड कर, लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा है वो बेनीपट्टी और मधुबनी, ये 2 विधानसभा आपको अशोक यादव जी लीड कर रहे हैं। एक विधानसभा जो आपको हरलाखी है या रही का क्या नाम है, वो हरलाखी, वो विधानसभा नेक टू नेक है, क्योंकि वहाँ कुर्मी वोटर है ज़्यादा है वहाँ, और वहाँ नेक टू नेक वहाँ कहना। कुल मिलाकर अगर विधानसभा वाइज आंकड़ा कीजिए तो देख लीजिए पल्ला किसके पक्ष में भारी है। अब आइए जातीय समीकरण, चूंकि अगर हम आंकड़े निकालें तो जातीय समीकरण से इनकार नहीं कर सकते हैं। पिछले मतलब 2019 में इसके बद्री पूर्वे और शकील साहब के वोट को जोड़ लेते तो तकरीबन 2,71,000 वोट दोनों प्रत्याशी को पड़े थे। उसमें अगर मुस्लिम वोट की हम बात कर ले तो तकरीबन सर 2,50,000 मुस्लिम वोट है। आपके आंकड़े के अनुसार अगर 100% है तो हम 100 पर नहीं, भाई साहब भी बोल रहे हैं 90% अगर वोट किए होंगे तो तकरीबन 2,50,000 नहीं बल्कि 2,40,000 वोट अब किए होंगे। चलिए, चूंकि मुस्लिम एग्रेसिव थे तो 10-20,000 और वोट कर दिए होंगे। यादव वोट की बात करें, जो हमारे पास आंकड़े इकट्ठे हुए, वह यादव वोट 40 से 50% के 50% नहीं कर सके। वो जो हमारे पास वोट आंकड़े हैं, वहाँ 1,90,000 यादव के वोट हैं, उसमें से आप 50% वोट आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बच जाते हैं वोटर, आपको वैश्य वोटर हैं। वैश्य वोटर बड़ा चौंकाने वाले आंकड़े वहाँ दिए हैं। वैश्य वोटर को कैंप करने के लिए वहाँ जितने भी बड़े लीडर थे, एक पटना के एक बड़े डॉक्टर थे जो वैश्य समाज से थे, वो 4 दिन से वहाँ कैंप किए हुए थे। उसके बाद सुमन महासेठ, समीर महासेठ, इन लोगों ने बहुत हद तक मेहनत किया, तो वैश्य वोटर जो है तकरीबन 30 से 40% जो वोट उनको किया है। फातमी साहब में एक क्वालिटी ये देखने को मिला कि उनको ये उम्मीद थी, या उनको शक था कि यादव वोट पूरी तरीके से वोट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने ज़्यादा मेहनत जो है ना वो ब्राह्मण वोटों पर भी किया है। बेनीपट्टी से ब्राह्मण वोट, मधुबनी से ब्राह्मण वोट बड़ी संख्या में उनको वोट मिला। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो उसका 10 से 15% वोट मिला। हमारे जो टीम ने आंकड़े दिए हैं, उनका ये कहना है कि कोई ऐसा जातीय समुदाय नहीं है जिन्होंने फातमी साहब को 5 या 10% वोट नहीं दिया हो। ये हमारे आंकड़े हैं। तो उस हिसाब से अगर हम उस निचोड़ पर पहुंचते हैं तो कुल मिलाकर के मेरे आंकड़ा जो है ना वो तकरीबन 4 और 5 लाख के बीच में पहुंचता है फातमी साहब आंकड़ा। तो फातमी साहब को जिता ही दिया फिर। सर मेरे आंकड़े हैं, मैं जाले जीत रहे हैं, क्योंकि जीत रहे हैं, और ये मेरे आंकड़े हैं। 3 विधानसभा जीत ही रहे तो जीतता है जी जी। अशोक यादव लीड लेने जा रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ। ये तो हमें नहीं पता कि कौन हमारे आंकड़े से सहमत हो, कौन नहीं सहमत नहीं हो।
ये तो आप लोग हाँ, पक्ष और हाँ, विपक्ष की नहीं, बात ठीक है। है। मेरे जो आंकड़े थे हो भी सकता है कि गलत हो, क्योंकि हम जो आंकड़ा बूथ अनुमान वाइज- पे फिट है, हाँ, तो हाँ, आंकड़ा अनुमान पर संभावित हम है आप वो सब आंकड़ा। आदमी अनुमान पर है ना। अनुमान पे है। चलिए, कुल मिलाकर के इससे पहले वाली जो हमारी डिबेट थी तो दर्शकों को शिकायत थी कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन कुल मिलाकर के हमारे जितने पत्रकार मित्र और हमारे राजनीति विश्लेषक और हमारे दो सम्मानित नेता यहाँ बैठे हुए हैं, वो इन तमाम इनके बातों से निष्कर्ष पर आप पहुंच गए होंगे कि मधुबनी लोकसभा जीत कौन रहा है। अब 4 जून का इंतजार करना है, दिल थाम करके सारे लोग बैठे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। ठीक है, फिर अगले एक चीज दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि मधुबनी लोकसभा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किस हद तक इस चीज को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी राय। आपसी सौहार्द बनाए रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसी सौहार्द राजनीति के चक्कर में खराब नहीं करना नहीं, है। आप बना ही रहेगा। चलिए, कुछ नए मुद्दों के साथ चुनाव फिर हो हम लोग चुका है। फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।